हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल की ऐतिहासिकता के बारे में, जो कि सिंधु सभ्यता से बिल्कुल भिन्न है। वास्तविक रूप में परिवर्तनों के आधार पर हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ताम्र युग था, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युग कहा गया और वैदिक काल को लौह युग कहा गया। वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार है लोहे का प्रयोग, अर्थात जहां नए प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव होंगे, तो हम लोग कहेंगे एक नया काल का शुरुआत हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 से पहले का समाज और बाद का समाज के देखिए। और वैदिक काल का समय काल देखते हैं। वैदिक काल समय काल 1500 बीसी से 600 बीसी। 1500 बीसी से 600 बीसी हुआ। यहीं से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हुआ है और पुरातात्विक साक्ष्य भी, और इसे पढ़ा भी गया है। तो वैदिक काल से ऐतिहासिक काल के दौर शुरू होता है। इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध और पुरातात्विक साक्ष्य भी। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हुआ है और इसे पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी जा सका है। तो इसे हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक काल, यानी जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हो और इसे पढ़ा भी गया हो, तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। वैदिक काल, वेदों की रचना के कारण इसका नाम पड़ा वैदिक काल। वैदिक काल यानी कि वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना किया गया। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और आर्य भी संस्कृत भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, एक उत्तम व्यक्ति, उदात्त, उत्कृष्ट, अभिजात, कुलीन एवं स्वतंत्र आदि। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो सत्ता थी वो पुरुष के हाथ में थी। और हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान समाज था, यानी जो सत्ता थी वो महिलाओं के हाथ में थी। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य का मतलब यानी सुनकर याद करना, इसे संहिता भी कहते हैं। संस्कृत को देवताओं की भाषा माना जाता था, इसलिए आर्य अपने आप को श्रेष्ठ और उच्च जाति का कहा करते थे। भारत के जो लोग थे जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उन्हें आर्य निम्न जाति या अनार्य कहा करते थे। आर्य संस्कृत लेकर भारत में आए थे और उन्होंने यह डिसाइड किया था कि हम पूरे भारतवासियों को संस्कृत सिखाएंगे। जो संस्कृत जानता था उन्हें श्रेष्ठ जाति का माना जाता था, और जो नहीं जानता था उन्हें अनार्य या निम्न जाति का समझा जाता था। उत्तर भारत का आर्यीकरण किए थे गौतम में राहुगढ़ ने, यानी कि संस्कृत भाषा सिखाने की जिम्मेदारी लिए थे। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए थे अगस्त्य ऋषि ने। अब हम लोग जानेंगे आर्य ये कहां से आए, कहां से थे। आर्य कहां से आए थे? तो ये पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, आर्य मध्य एशिया से आए थे। अफगानिस्तान के ऊपर वाले एरिया को इसको मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया कहते हैं। सेंट्रल एशिया। आर्य मध्य एशिया से आए थे, अफगानिस्तान के ऊपर वाले भाग से।
तो आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार है, लेकिन अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में अफगानिस्तान के ऊपर वाला देश आता है, जिसे कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान ये आदि। भारत में आर्य लोग जहाँ सर्वप्रथम बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में सर्वप्रथम पंजाब के 5 नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और ऊपर सिंधु नदी और नीचे घग्गर नदी। ये तो यहाँ सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी। यहाँ पंजाब कोई 5, पंजाब के नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ 5 नदियां यहाँ से निकलती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी, और ये यहाँ घग्गर नदी, नीचे घग्गर नदी। ये राजस्थान एरिया है, घग्गर नदी। और यहाँ सिंधु नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी। तो ये पंजाब की 5 नदियां और ये सिंधु नदी और ये घग्गर नदी, कुल मिलाकर 7 हो गए। तो सप्त सिंधु प्रदेश मतलब सप्त मतलब 7, सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों का प्रदेश। भारत में सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। और जो ऊपर 5 नदियां पंजाब की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ऊपर की सिंधु नदी और नीचे घग्गर नदी, 2 नदी और जुड़ गई तो अब ये 7 नदी हो गई। इसलिए इनके प्रारंभिक निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। इसे ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक बोलते हैं। देखिए पूर्व वैदिक काल, इधर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC। और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। एक 1000 BC से 600 BC। जिस काल में वेदों की रचना हुई या वेदों से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होती है उस संपूर्ण काल को वैदिक काल कहते हैं। और जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और जिस काल की रचना अन्य तीनों वेदों से, ऋग्वेद को छोड़कर, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से होती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जैसे ये ऋग्वेद की रचना किसने किया? आर्यों ने किया। प्रथम वेद ऋग्वेद, इसको छोड़कर ये उत्तर वैदिक मतलब आगे, उत्तर मतलब इसके आगे। इस टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई और इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। वैदिक शिक्षा फिर से पुनर्जीवित होना चाहिए, क्योंकि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे
वे अपने शिष्यों को शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ जिंदगी के ज्ञान की भी शिक्षा देते थे। लेकिन आज का मॉडर्न एजुकेशन इससे बिल्कुल अलग है। ऋग्वेद में हम लोग पढ़ेंगे गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वआरा जैसे विदुषी स्त्रियों के भी बारे में। उसके आज हम लोग वैदिक काल की भूमिका पढ़ लिए, उसके कालक्रम पढ़ेंगे, इसके विस्तार पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन भी पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, फिर उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसके तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।